बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद हैं आप सब खैरियत से हैं। तो एक सवाल के बारे में बार बार आप लोग कह रहे थे कि इसकी प्रैक्टिस आपको दोबारा करवाई जाए, और जो सवाल है वो नसर पारे की तशरीह के बारे में था। ये खूबसूरत बोर्ड वर्क अब्दुल मजीद साहब ने किया है और इस पे वॉइस ओवर मैं करूँगा। मजीद साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मजीद साहब, थैंक यू। अच्छा जी, अगर आज का सवाल हम देखा जाए तो सवाल नंबर 3 है, और सवाल नंबर 3 जो है ये क्या है, दिए गए नसर पारों में से किसी एक नसर पारे की तशरीह हवाला मतन और सियाको सबाक के हवाले से करें। नोट कीजिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यानी हमने क्या करना है, नसर पारे की तशरीह करनी है, इसमें हवाला मतन और सियाको सबाक है। तो यहाँ तशरीह के नंबर आपको मिलते हैं 10, हवाला मतन के नंबर आपको मिलते हैं 2 और सियाको सबाक के नंबर आपको मिलते हैं 3। यूँ 2 जमा 3 जमा 10 तो ये कुल नंबर बनते हैं 15। आप ये नोट कीजिए बात कि फर्स्ट ईयर में ये वो सवाल है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसके 15 नंबर हैं। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी जो अहमियत है, उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये किस कदर अहम है। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये सवाल आपने हल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इक्तबास। आपने हेडिंग दी इक्तबास। अब वो जो पैरा जो तशरीह के लिए आया हुआ है, 2 पैरा तशरीह के लिए आएंगे आपके सालाना पेपर में, जिसमें से आपने एक पैराग्राफ है उसकी तशरीह करनी है। तो जिस पैराग्राफ की, जिस नसर पारे की आपने तशरीह करनी है, आपने हेडिंग दी इक्तबास। जिस नसर पारे की आप तशरीह कर रहे हैं उसके 1 2 3 अल्फाज आपने लिखे, उसके बाद आपने क्या किया, डॉट लगाए और इसी लाइन पे आपने उसके आखिरी 3 से 4 अल्फाज लिख दिए। तो ये इक्तबास है। आप अपनी तशरीह यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग जो है, जो 2 नंबर की है, वो है हवाला मतन। हवाला मतन लिखने के बाद हवाले मतन में 2 चीज़ें होती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। अब सबक का जो उन्वान है वो आपने मुकम्मल लिखना है। मुकम्मल से मुराद जिस तरह किताब पर लिखा हुआ है। अब किताब पर लिखा हुआ है उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इसको मुकम्मल लिखेंगे, उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसन्निफ का नाम जो किताब पर लिखा हुआ है वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी। अब अगर आप नोट करें इस बात को कि इसके साथ लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ उसवा-ए हसना लिख देंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा, इसका 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इसको मुकम्मल नहीं लिखेंगे। इसी तरह जितने भी असबाक हैं उनका मुकम्मल उन्वान जो किताब पर लिखा है आपने वही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने मुसन्निफ का नाम लिखा। अब 1 नंबर आपको मिल गया सबक के उन्वान का और 1 ही नंबर आपको मिल जाएगा मुसन्निफ के नाम का। तो यूँ 2 नंबर जो हवाले मतन के हवाले से थे वो मुकम्मल हुए। अब 3 नंबर हैं सियाको सबाक की। तो ये हेडिंग आप देख रहे हैं सियाको सबाक की। यहाँ पे इन हेडिंग्स को नोट कर लीजिए, हमने सिर्फ यही हेडिंग्स देनी है, इसके अलावा आप कोई हेडिंग नहीं दे सकते। अब सियाको सबाक, इसके नंबर कितने हैं, 3। अच्छा, सियाको सबाक है क्या बेटा? अगर हम सियाको सबाक वजाहत पे इस पे बात करें तो सियाको सबाक 2 तरह का होता है, अजमाली और मिसाली। यहाँ हम सिर्फ अजमाली पे बात करेंगे, मिसाली पे हम इस पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये सियाको सबाक है क्या? आपने 8 से 10 सत्रों में, मैं दोहरा दूं अपनी बात को, 8 से 10 सतूर के अंदर अपना सियाको सबाक लिखना है। अब सियाको सबाक है क्या? आप ये समझ लीजिए कि ये सियाको सबाक है, ये आपके सबक का मरकजी ख्याल है। क्या है बेटा? आपके सबक का मरकजी ख्याल, यानी आपने पूरे सबक को, पूरे सबक में जो बातें बयान की गई हैं उन बातों को आपने इख्तसार से 8 से 10 सत्रों में बयान कर देना है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर कटेंगे। तो 8 से 10 सत्रों पे आप लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सियाको सबाक है क्या, सियाको सबाक के अंदर बेटा हम पूरे सबक का जो मरकजी ख्याल है वो लिखते हैं। यानी हमने अपना सियाको सबाक शुरू किया जहाँ से हमारा सबक शुरू हो रहा है, और इख्तसार के साथ हमने 8 से 10 सत्रों में सबक का सियाको सबाक लिख दिया। अगर आप अपनी इमदादी किताब देखेंगे तो आपकी इमदादी किताब के अंदर भी जो सियाको सबाक है वो लिखा हुआ है। आप एक सबक का सियाको सबाक जो है वो याद कर लेते हैं। अब उस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप उस पैराग्राफ में यही सियाको सबाक लिखेंगे। यानी आप क्या करेंगे कि आप सियाको सबाक याद करेंगे, उसके बाद जो पैरे दिए गए हैं, अगर आप शरह सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन सारे सबक को पैराग्राफ में तकसीम करके उसकी तशरीह दी गई है। अगर आप मावन से कर रहे हैं तो मावन ने सिर्फ ये किया है कि जो अहम पैराग्राफ हैं उन अहम पैराग्राफ की उसने तशरीह यहाँ पे दी है। लिहाजा आपने सियाको सबाक याद किया, 8 से 10 सत्रों पे आपने सियाको सबाक लिखा। अब 3 में से
अगर आप बिल्कुल सही सियाक़ व सबाक़ लिखते हैं तो आपको 2 से 2.5 नंबर इसमें से आसानी से मिल जाते हैं। एक और बात नोट कीजिएगा कि जहाँ पे आपका सियाक़ व सबाक़ ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने एक नई लाइन शुरू की। इस लाइन में हमने ये लिखा कि ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन वस्त से लिया गया है, यानी आपने अपने हिसाब से देखना है कि वो पैराग्राफ जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं वो सबक के शुरू से लिया गया है, वो सबक के वस्त से लिया गया है, या सबक के इख्तिताम से लिया गया है। तो जहाँ से भी लिया गया है आप लिखेंगे ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन, आप पैराग्राफ को देखेंगे अगर आगाज़ से लिया गया है तो आप लिखेंगे आगाज़ से लिया गया है, अगर वस्त से लिया गया है तो आप लिखेंगे वस्त से लिया गया है, अगर इख्तिताम से लिया गया तो आप लिखेंगे कि इख्तिताम से लिया गया है। ये एक लाइन आपने बाकी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सियाक़ व सबाक़ ख़त्म हो रहा है, फिर नई लाइन में आप लिखते हैं, ये लाइन आपने लाजमी तौर पर लिखनी है। मैं दोबारा दोहरा दूँ, सबसे पहले जो हेडिंग इक़्तिबास में हम क्या करते हैं कि जिस नसर पारे की हम तशरीह करने जा रहे हैं उसके पहले 3 अल्फाज या 4 अल्फाज, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे और आखिर में उसी पैराग्राफ के जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है आखिरी 3 से 4 अल्फाज लिखेंगे। अगली हेडिंग है हमारी हवाले मतन। हवाले मतन के बाद हमने तफसीलिया की अलामत लगाई। हवाले मतन में 2 चीज़ें हैं बेटा, 2 चीज़ें कौन सी? सबक का उन्वान है जो हमने मुकम्मल लिखना है, मुसन्निफ का नाम है जो हमने किताब के हिसाब से मुकम्मल लिखना है। अब यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से कोई नंबर नहीं कटता, अगर आपने इसको दुरुस्त लिखा है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ है। मैं दोहरा दूँ, सियाक़ व सबाक़ है क्या? सबक का मरकज़ी ख्याल, यानी सबक में जो बातें बयान हुई हैं उन बातों को आपने 8 से 10 सतूर के अंदर बयान करना है, और जहां आपका सियाक़ व सबाक़ ख़त्म हो जाता है एक नई लाइन आप शुरू करेंगे और वहां पे लिखेंगे ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन वस्त से लिया गया है। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया कि इस सवाल के अंदर इक़्तिबास, हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़, और अब सबसे अहम जो चीज़ है वो तशरीह है। अब आपने सुर्खी दे दी, हेडिंग दे दी तशरीह की, तो तशरीह में सबसे पहले आपने क्या करना है, मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है वो लिखना है। अब ये आपने याद रखना है कि ये तशरीह के अंदर आ रहा है, अलग से हम इसकी कोई हेडिंग नहीं दे रहे, ये तशरीह के अंदर, यानी आपने तशरीह की हेडिंग दी, आपकी तशरीह का आगाज़ कहाँ से होगा? आपने मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ जो है वो आपने देना है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ देने के बाद आपने क्या करना है, आपने तशरीह का आगाज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि अब ये पैराग्राफ जो है ये सबक के दरमियान में से आया है, तो इस पैराग्राफ से पहले पहले क्या बातें हुई हैं 4 से 5 सत्रों में आपने वो लिखनी है। फिर आप एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे, और नया पैराग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू होगा? आप लिखेंगे ज़ेर तशरीह पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहता है कि, अब जो पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है आप उस पैराग्राफ पे बात करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि पैराग्राफ में जो बातें आपको बताई गई हैं आपने उन बातों को वजाहत के साथ लिखना है। मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, वो तमाम अशखास जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इसकी वजाहत यूँ करेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम का ताल्लुक़ जो है वो किसी एक मज़हब के साथ है, लेकिन वो लोग अलग हैं, वो लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी देखिए, अरब के अंदर भी मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग हैं, अमेरिका में है, बरतानिया है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन सब के तरीक़ाकार जो हैं वो अलग हैं। तो बात यहाँ पे मुसन्निफ़ ये बताना चाह रहा है कि किसी भी मज़हब के मानने वाले जो होते हैं उनका ताल्लुक़ किसी एक इलाके, किसी एक ख़ित्ते, किसी एक जगह, किसी एक मकाम, किसी एक कबीले या किसी एक ज़ुबान से नहीं होता, वो मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा उन मुख्तलिफ लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ाकार चाहिए वो भी मुख्तलिफ चाहिए। लिहाजा आप एक जो लाइन दी है उस लाइन को पकड़ेंगे, उस लाइन की वजाहत करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसका जो हुजम है सवाल का कितना होना चाहिए। जब आप तशरीह की सुर्खी देते हैं, हेडिंग देते हैं तशरीह की, तो तशरीह आपने लिखा, अब उसके बाद आपने कम अज़ कम 2 सफ़ात की तशरीह लिखनी है, यानी आप एक एक लाइन लेते जाएंगे और उसकी तशरीह जो है वो साथ साथ करते जाएंगे। फिर आपने इस तशरीह के अंदर 2 हवाले भी लिखने हैं। अच्छा, अब हवाले आप शेरी हवाले नहीं लिख सकते, सबक के मुताबिक, पैराग्राफ के मुताबिक, जो पैराग्राफ जिस पैराग्राफ की आप तशरीह कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने इसके अंदर कम से कम 2 हवाले भी लिखने हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात कि तशरीह की हेडिंग आपने दी, तो ये तशरीह की हेडिंग के बाद आप कम से कम जो तशरीह है वो 1.5 से 2 सफ़ात की तशरीह करेंगे, और उस तशरीह के अंदर आप क्या करेंगे, हवाले भी देंगे। वो हवाले नसरी होंगे। नसरी हवालों से मुराद क्या है कि आप तशरीह के अंदर
किसी कोई आयत लिख सकते हैं, आप उसके अंदर कोई हदीस लिख सकते हैं, आप उसके अंदर कोई कॉल लिख सकते हैं। तो जो पैराग्राफ के मुताबिक आयत है, जो पैराग्राफ के मुताबिक हदीस है, जो पैराग्राफ के मुताबिक कॉल है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। हवाला देने का तरीक़ाकार मैंने हर क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है, हर क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है कि शेरी हवाला देना है तो किस तरह से देना है, और अगर आपने नसरी हवाला देना है तो किस तरह से देना है। यानी आप जब नसरी हवाला देंगे तो कम अज़ कम वो 4 सत्रों में आप वो हवाला लिखेंगे। 4 सत्रों में लिखने से मुराद क्या है? 4 सत्रों में आप हवाला किस तरह से लिखेंगे? 4 सत्रों में हवाला आप यूं लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप एक हवाला देते हैं, जैसे हवाला है नमाज दीन का सतून है। ये लो 2 लाइनों में आपका हवाला आ गया। उसके बाद ये हवाला कहाँ से है? ये कुरान के अल्फाज हैं या हदीस के अल्फाज हैं? मजीद साहब, ये जो अल्फाज हैं कुरानी हैं या हदीस के हैं? फ़र्ज़ करते हैं कि ये कुरान के अल्फाज हैं अगर, तो हम लिखेंगे यानी अगली लाइन में अल कुरान, यहाँ पे हमने लिख दिया। हदीस के हैं तो हम अल कुरान की जगह पे लिखेंगे अल हदीस। और अगर ये किसी का कॉल है तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और हम ऊपर लिख देंगे किसी का कॉल है या किसी ने क्या खूब कहा है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। यानी एक हवाले के लिए कम से कम आप कितनी लाइनें लगाएंगे? 4 लाइनें आप एक हवाले के लिए लगाएंगे। तो जो भी आपने हवाला देना वो 4 सत्रों में देना है। ऊपर वाली लाइन पर लिखेंगे तो नीचे वाली लाइन खाली छोड़ देंगे, और अगर नीचे वाली लाइन पे आप उसका हवाला दे रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन जो है उसको खाली छोड़ देंगे। यानी आपका एक जो हवाला है वो कम से कम 4 सत्रों पर आएगा। और इस तरह से आपने कितने हवाले देने हैं? नसर की तशरीह में कम से कम 2 हवाले देने हैं, और ये दोनों हवाले जो हैं वो नसरी हवाले होंगे। अच्छा, अब ये वो चीज़ें थी जो बुनियादी तौर पर नसर की तशरीह में शामिल होते हैं। अगर मज़ीद आपका इस पर कोई सवाल हो और कहीं से कोई चीज़ जो है वो आपको इसमें समझ नहीं आ रही, या आप कहीं पे कंफ्यूज हुए हैं कि असल में बात क्या हो रही है और किस तरह से हो रही है, तो ग्रुप के अंदर जो इस लेक्चर पे आप सवाल भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑडियो में हो, यानी आप ऑडियो मैसेज करें, मुझे करें, आप ऑडियो मैसेज मजीद साहब को करें, आप ऑडियो मैसेज मैम सोबिया को करें। आप उनसे पूछ सकते हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आई, जहाँ से कोई मसला है, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है। इसके 15 नंबर हैं, तो ये सवाल हमने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ गई कि हमने नसर की तशरीह कैसे करनी है।